हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बैंकों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझना है। देखिए, जब कभी भी हम लोगों को बैंकों के इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को याद ये रखना होता है कि आधुनिक बैंकों की शुरुआत, कभी भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए ना कि आधुनिक बैंकों की शुरुआत कब होती है, तो याद रखना है 1157 में। कब बताएं? 1157 में इटली में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि आधुनिक बैंकों की शुरुआत कब हुआ, तो 1157 में, 57 कहां हुआ, तो इटली में हुआ। और याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसका नाम था बैंक ऑफ वीनस। क्या नाम बताएं? बैंक ऑफ वीनस। ये पहला आधुनिक बैंक हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला बैंक क्या था। देखिए, तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया था अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा। 1700 कितना बताएं? 70 में। अब ये 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। ये भारत का पहला बैंक है। ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला बैंक क्या बताएं, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। गठन कब हुआ, तो 1770 में। और कहां किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक क्या था। तो भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक यदि पूछा जाता है तो 1894 में, कितना बताएं? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला बैंक क्या, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका गठन 1770 में किया गया। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक क्या था, तो पंजाब नेशनल बैंक। गठन कब, तो 1894 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, याद रखना, इसके बाद देश में निजी अंशधारियों, निजी कंपनियों के द्वारा, निजी अंशधारियों के द्वारा 3 गो बैंक खोला गया था। समझना है। अभी जो 3 गो बैंक खोला गया था, 3 बैंक हम आपको बता रहे हैं। एक तो था बैंक ऑफ बंगाल। अभी जो बैंक ऑफ बंगाल आपको बताएं, इसका गठन हुआ था 1806 में। कब बताएं? 1806 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि निजी अंशधारियों के द्वारा 3 बैंक स्थापित किया गया था। क्या क्या था? पहला आपको बैंक ऑफ बंगाल बताएं, तो बैंक ऑफ बंगाल हम आपको बता रहे हैं, इसका गठन 1806 में किया गया। उसके बाद दूसरा है आपका बैंक ऑफ बॉम्बे। अब बैंक ऑफ बॉम्बे जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसका गठन हुआ था 1840 में। कब बताएं? 1840 में। तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास, इसका गठन हुआ था 1843 में। तो 3 बैंक आपको हम बताएं। पहला हम आपको क्या बताएं, तो पहला बैंक ऑफ बंगाल हो गया, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास हो गया। अब ये जो 3 बैंक हम आपको बता रहे हैं ना, तीनों को 1921 में मिला दिया गया। किसको किसको मिलाया, तो बैंक ऑफ बंगाल को मिलाया, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाया, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाया। कब मिलाया? 1921 में मिलाया, और इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक। तो यदि इंपीरियल बैंक का गठन क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1921 हो जाएगा। अब इसमें 3 बैंक आपको हम मिला दिए। क्या क्या मिला दिए? बैंक ऑफ बंगाल मिला दिए, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास। समझ में आ रहा है? तो 1921 में इसका मिला करके नाम क्या दिया, तो इंपीरियल बैंक। अब देखिए, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है, तो भारत के लिए काम करेगा। तो 1955 को जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो एसबीआई हम आपको बता रहे हैं, इसको पहले और कौन से नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम क्या दिया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। अब इसी दौरान हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई का भी गठन किया गया था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी एसबीआई के बारे में भी पढ़ेंगे और आरबीआई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, याद रखना है, हम आपको बताएं कि यदि हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक बैंकों की शुरुआत कब होती है, तो 1157 बैंक ऑफ वीनस। कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है। भारत में पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां? तो कलकत्ता में। यदि पूछेगा भारतीयों द्वारा पहला बैंक क्या था, तो दोस्तों याद रखना है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था। अब देश के निजी अंशधारियों ने 3 बैंक खोला। क्या क्या खोला, तो बैंक ऑफ बंगाल। कब खोला? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे हम आपको बताएं 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास कब बताएं, तो 1843 में। तीनों को मिलाया 1921 में, नाम क्या दिया? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को। नाम क्या दिया? भारतीय स्टेट बैंक।
कोई तकलीफ नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुछ बैंक है जिसका जैसे राष्ट्रीयकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1969, ठीक, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दो डेट आप लोगों को याद है, 1969 और 1980। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 में हम आपको बताएं 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखिए क्या हुआ था, 1969 में ही, 1969 में ही याद रखना है कि निजी बैंक खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप निजी बैंक स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो निजी बैंक स्थापित करने पर प्रतिबंध हमारा 1969 में लगा था, लेकिन दोस्तों याद रखना है 1993-94 में इसको वापस भी ले लिया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि निजी बैंक स्थापित करने पर रोक कब लगा था, तो याद रखिएगा 1969 में। कितना बताएं, 1969 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ बैंकों की स्थापना के विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बैंक का गठन कब किया गया था। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 2-4 लाइन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इलाहाबाद बैंक। अब दोस्तों इलाहाबाद बैंक का गठन हुआ था 1865 में। कब बताएं, 1865 में। इसके अलावा अवध बैंक का गठन हुआ था 1881 में। इलाहाबाद 1865, अवध बैंक 1881। इलाहाबाद का कब बताएं, 1865। अवध बैंक का गठन याद रखिएगा 1881 में। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। 1800 कितना बताएं, 94 में। पीपुल्स बैंक खोला गया था, पीपुल्स बैंक 1901 में। इसके अलावा 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही आप लोगों को यह भी याद रखना है कि 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया था। 1913 में मैसूर बैंक खोला गया था। और याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यदि पूछता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो दोस्तों याद रखना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किया गया था। और साथ ही लास्ट और एक आप लोगों को याद रखना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो कि 1964 में स्थापित हुआ था। तो ये जो बैंक हम आपको बता रहे हैं स्थापना के बारे में, इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। हम आपको पहला जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में, अवध बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल 1894 में, पीपुल्स बैंक 1901 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, बैंक ऑफ मैसूर 1913 में, औद्योगिक विकास बैंक 1964 और लास्ट आपको बताएं 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए, तो ये जो हम आपको बैंकों के बारे में बता रहे हैं स्थापना, तो आप लोगों को याद रखना है। साथ ही दोस्तों ये समझना है कि बैंक जो आपको बता रहे वित्तीय प्रणाली पर गठित कुछ समितियां हैं, कुछ समिति ऐसा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ सुधार भी किया गया था समितियों से। जैसे एक समिति का नाम आता है नरसिंघन समिति। अब ये नरसिंघन समिति क्या है, तो नरसिंघन समिति जो बता रहे हैं ना, ये 2 बार आई थी। ये पहला 1990 में, आपको याद रखना, सॉरी पहला 1991 में, ठीक, पहला हम आपको बताएं 1991 में। याद रखना कि नरसिंघन समिति पहली बार कब आई, तो 1991 में। तो 1991 में जब इसका गठन किया गया तो इसने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति के सिफारिश पर बैंकिंग सिस्टम को 4 भागों में बांटा है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है नरसिंघन समिति। तो नरसिंघन समिति 1991 में बताएं, ठीक। अब 4 भागों में क्या किया, तो अंतरराष्ट्रीय बैंक को हो गया पहला, दूसरा राष्ट्रीय बैंक हो गया, तीसरा क्षेत्रीय बैंक हो गया और चौथा हो गया ग्रामीण बैंक। ये जो 4 भागों में बटा कौन सी समिति, तो नरसिंघन समिति। अब दूसरी बार ये समिति 1998 में आई थी। तो याद रखिएगा दूसरी बार जब आई थी तो इसका उद्देश्य क्या था, तो बैंकिंग स्वायत्ता को बढ़ावा देना, ये आपको याद रखना है। तो नरसिंघन समिति इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहली बार जब 1991 में आई थी तो बैंकिंग सिस्टम को 4 भागों में बांट दिया था। एक समिति का नाम आता है गोईपुरिया समिति। देखिए बैंकों के लिए ग्राहक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो गोईपुरिया समिति का गठन 1990 में किया गया था और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए। तो गोईपुरिया समिति ग्राहक से रिलेटेड है। इसका गठन 1990 में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए। फिर एक समिति आता है दामोदरन समिति। तो दामोदरन समिति देखिए बैंकिंग सेवा में सुधार करने के लिए। देखिए गोईपुरिया समिति है ग्राहक सेवा, दामोदरन समिति है बैंकिंग सेवा। गोईपुरिया समिति का गठन 1990 में, दामोदरन समिति का गठन 2011 में हुआ। इसके अलावा श्री कृष्ण समिति, इसका भी गठन 2011 में हुआ था। और निगरानी, जैसे श्री कृष्ण समिति निगरानी का उपाय सुझाने के लिए, निगरानी भी तो जरूरी है ना बैंक में,
तो ये कौन सी समिति? निगरानी, तो श्री कृष्णन समिति। और एक लास्ट आप लोगों को याद रखना है आपका गोपीनाथन समिति। अब गोपीनाथन समिति जो बता रहे हैं लघु बचत योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए, लघु बचत योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए। तो ये जो समिति हम आपको बताएं, पहला क्या बताया? नरसिंह समिति, पहली बार 1991, दूसरी बार 1998। इसके अलावा गोयपुरिया समिति 1990, दामोदरन समिति 2011, श्री कृष्ण समिति 2011, और एक लास्ट हम आपको क्या बताएं? गोपीनाथन समिति। इसका काम क्या था? तो लघु बचत योजनाओं को आकर्षक बनाना। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा। तो थोड़ा सा हम लोग एसबीआई के बारे में जान लेते हैं, आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, समझना है दोस्तों। तो एसबीआई का जब बात आता है दोस्तों, समझना है आप लोगों को कि एसबीआई और ये जो आरबीआई हम आपको बता रहे हैं, कुछ लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम क्या पड़ा? तो एसबीआई पड़ गया। क्या नाम दिया गया? एसबीआई। देखिए एसबीआई जो हम आपको बता रहे हैं ना, भारतीय स्टेट बैंक, इसका स्थापना याद रखना है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी समिति बताए? तो गोरेवाला समिति। देखिए एसबीआई जो बता रहा है शाखाओं के मामले में विश्व का दूसरा बैंक है। मतलब याद रखिएगा विश्व के में दूसरे नंबर पर आता है शाखाओं के मामले में, जबकि पहले नंबर पर चीनी बैंक आता है। मतलब सबसे ज्यादा शाखा किसका है? तो चीनी बैंक का। दूसरा स्थान पर क्या है? तो एसबीआई है। एसबीआई जो आपको बता रहे हैं दोस्तों, एक 20 सदस्य केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कितना सदस्य बताएं? 20 सदस्य। और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में ही आप लोगों को याद रखना है कि एसबीआई जो है इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लीजिए आरबीआई का जब बात आता है तो आरबीआई एक्ट आई थी 1934 में। समझना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बता रहे हैं, तो आरबीआई एक्ट कब आई थी? 1934 में आई थी। और हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, कौन सा आयोग बताएं? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। अभी जो हिल्टन आयोग हम आपको बता रहे हैं ना, उसके सिफारिश पर आरबीआई का गठन 1935 में हुआ। तो हिल्टन आयोग का गठन कब हुआ था? तो हिल्टन आयोग का गठन 1926 में हुआ था। अभी हिल्टन आयोग जो बता रहे हैं ना, ये विनिमय तथा मुद्रा प्रणाली की जांच करके मतलब सुधार करने के सुझाव के लिए इसका गठन किया गया था 1926 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि ये जो आरबीआई है इसका भी राष्ट्रीयकरण यदि पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि आरबीआई केवल भारत के लिए, भारत के अंतर्गत ही काम करेगा, भारत के लिए ही काम करेगा। जैसे राष्ट्रीयकरण हम आपको बता रहे हैं, तात्पर्य है कि जैसे सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के उद्यम को खरीद करके उस पर मालिकाना हक स्थापित करना। तो एसबीआई जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे एसबीआई सरकारी बैंक है, समझना है दोस्तों। मतलब एसबीआई जो शुरुआत से ही सरकारी है, राष्ट्रीयकृत नहीं है। 2-4 लाइन समझ लीजिएगा कि एसबीआई जो है ये सरकारी बैंक है, ये राष्ट्रीयकृत नहीं है, क्योंकि एसबीआई शुरू से ही सरकार के अंतर्गत ही है। आप देखिए सरकारी बैंक में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीयकृत में हो सकती है। समझना है सरकारी जो बैंक जैसे एसबीआई सरकारी बैंक है, इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं होगी, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक होगा उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी हो सकती है। समझ में आ रहा? तो अब याद रखिएगा जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक में सरकार के पास 51% हिस्सेदारी का मालिकाना हक होना चाहिए। कितना प्रतिशत बताएं? 51%। सरकारी बैंक के कर्मचारी जो रिटायर होते हैं, रिटायर्ड के बाद उसको पेंशन मिलता है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक के बाद राष्ट्रीयकृत जो बैंक होता है उसका जो कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। इसमें भी संचालक के रूप में 20 सदस्य होते हैं, 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है। आरबीआई जो बता रहे हैं 1 गवर्नर और कितना बताएं? 4 डिप्टी गवर्नर होता है। आरबीआई का भी प्रधान कार्यालय कहा? तो मुंबई में है। पहले कहां था? तो कलकत्ता में था। 1937 तक कलकत्ता में था, उसके बाद कहां हो गया? तो मुंबई। और दोस्तों याद रखना है 4 प्रधान कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और कहां बताएं? मद्रास में। तो ये जो हम आपको बताएं बैंकों के इतिहास के बारे में, इसमें ज्यादातर दोस्तों रटने लायक चीज है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो लास्ट में हम आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि हिल्टन आयोग का गठन कब किया गया था? हिल्टन आयोग का गठन कब किया गया था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। हम आप लोगों का आंसर बता चुके हैं कि हिल्टन आयोग का गठन कब किया गया था, बस ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहां तक यदि समझ में आ गया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।